पे तब ना बनेगा, याद रहेगा। हाँ देखो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मतलब n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ऑर्बिट इन्फिनाइट्स बन सकते हैं जी, ऐसा नहीं है कि एक ही दो बनेंगे, जितना चाहो उतना बना लो, लेकिन बात है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम काउंट करते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक। अब इन ऑर्बिट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। तो जब भी इसका रेडियस निकालेंगे तो हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, पहला फॉर्मूला, जब हम बोलेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो ऑफ कोर्स आप यही बताइएगा, यही बताइएगा कि नहीं। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या आता है? एक वैल्यू थी इनटू n स्क्वायर बाई z। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर हम बोल दिए जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? फर्स्ट कीजिएगा पुट। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है ना? ठीक। अब यहाँ पे एक और टर्म लिखाएगा, वो क्या है? ए नॉट और 1 ए नॉट, क्योंकि रेडियस ऑर्बिट बहुत छोटा होता है तो स्मॉलर यूनिट लेते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10। लेकिन आपको मीटर में लिखने के आंसर को जरूरत नहीं है, आप इसी में निकालिए, हमने निकाला भी था। इसमें किसी को कोई दिक्कत? R1 R2 R3 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हमने इसमें पढ़ा, सुनिए। कितने लोग का आज फर्स्ट क्लास है जी आपका लगता है? अच्छा इतने लोग का फर्स्ट क्लास है, अच्छा ठीक। आप 2 लोग इधर, और कोई नहीं ना? ठीक है, बैठो दोनों, थोड़ा सा हम रिकैप करा देते हैं 2 मिनट में। देखिए 2 मिनट में हम क्या बता रहे हैं, सुनिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन सा चैप्टर चल रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी आप पढ़िएगा तो सुनिए, तो आप क्या पढ़िएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम रिवाइज करवा देते हैं। देखिए एक एटम के बारे में पढ़िएगा, और एक एटम के अंदर इतना तो सबको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है। यही बताया किसने? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड अब आपके नहीं आता है सिलेबस में, मतलब वो 9th-10th के सिलेबस में था, तो रदरफोर्ड इतना बताएं और 9th-10th में आपने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलो बाकी हम कह रहे हैं कि जब रिवीजन हो क्लासेस होंगे तो उसमें पढ़ा देंगे। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट कौन आए? बोर्स साहब। तो बोर्स ने बताया कि मॉडल के बारे में और डेवलपमेंट किया। जैसे पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन आते थे जो कीपैड वाले आते थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। पहले तो लैंडलाइन आया और डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ? मोबाइल फ़ोन बना। मोबाइल फ़ोन में एक खासियत था कि उसको जेब में लेके हम कहीं भी जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो ये एडवांटेज हुआ ना। और लैंडलाइन में क्या था? वायर से कनेक्ट था, तो उसको हम कहीं लेके नहीं जा सकते थे। तो उसी तरह से रदरफोर्ड मॉडल्स बना, लेकिन इसमें कोई ड्रॉबैक था, उसको दूर किसने किया? बोर्स ने। और इस चैप्टर में हम यही सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? बोर्स मॉडल। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? आ रहा है बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद बोर्स मॉडल में हमने शुरू किया। अब बोर्स ने वही सब बताया जो आप है इनसे लिख सकते हो कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन है सेंटर में, जिसको क्या कहते हैं? ये सब जानते होगे, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ऑर्बिट में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बताइए मुझे कि सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? रेडियस। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। और इसी का फॉर्मूला किसने सिखाया? बोर्स ने हमें निकालने बताया। तो बोर्स ने ये बताया कि भाई रेडियस का ना पहला फॉर्मूला, और यही पहला पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्या टॉपिक का? रेडियस ऑफ nth। अब चूंकि बोर ने खोजा है इसलिए बोर ऑर्बिट भी कहते हैं, या सिंपली ऑर्बिट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सिंपली ऑर्बिट। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस का उन्होंने फार्मूला बता दिया, तो R से हमने रेडियस को डिनोट किया और N से नंबर ऑफ ऑर्बिट को। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोर्स ने इसके लिए ऑलरेडी फार्मूला बता दिया है, तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से हेडिंग दीजिए बोर्स मॉडल। जितने नए बच्चे हो 2 मिनट में ये फार्मूला लिख लो, समझ में आ जाएगा। बोर्स मॉडल, उसमें पहला फार्मूला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। Rn का फार्मूला उन्होंने क्या रखा? 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, और यूनिट क्या लिखेंगे? ए नॉट। ठीक है, ये हमने पढ़ा बोर्स मॉडल। चलिए जल्दी से ड्रॉ कीजिए, जहां पे लिख लो वेयर n क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और z क्या है? एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर। इतनी सी बात है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसमें क्या हमने पढ़ा है। चलिए यहाँ तक जल्दी से लिखिए। है देखिए जैसे ये क्वेश्चन है तो आराम से एक एक लाइन क्वेश्चन को रीड कीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमको क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है या बन नहीं रहा है, तो हम कहें तो हैं कि जो बने हुए क्वेश्चन है उसको घर पे जाके आप बनाइए, और ये अगर कर रहे हैं उसके बाद दिक्कत आ रही है तो बताइए, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। आप बने हुए क्वेश्चन को बनाते नहीं हो घर पे, ठीक है। हमारे सिर्फ बना लेने से ये पढ़ाई किसकी हुई? आपकी नहीं, हमारी हुई। ये आप कब करोगे? जब इसको घर पे बनाओगे। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड मतलब क्या होता है? निकालना। किसको निकालना है जी? रेडियस। रेडियस निकालना है, लेकिन कौन सा ऑर्बिट का? तो एन का वैल्यू कितना लिखोगे? बोलो ये बात समझ में आया ना? एन का वैल्यू क्या लिखोगे? 2। सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो सेकेंड ऑर्बिट का हमको रेडियस निकालना है। अब बताइए हीलियम एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? बोलिए। अब हाइड्रोजन, हीलियम याद होगा ना आपको? इतना तो याद रहना चाहिए। 1 2। लिथियम का कितना? 3। अब बेरिलियम का कितना? 4। इतना जरूरत पड़ेगा बोर्ड्स मॉडल में, ठीक है। तो आओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना लिखोगे? 2। हीलियम प्लस का भी क्या लिखोगे? 2। भाई बदले उदलेगा नहीं। लिथियम का कितना लिखोगे एटॉमिक नंबर? 3। लिथियम 2 प्लस का कितना लिखोगे? 3। ये कभी नहीं बदलेगा, प्लस रहे चाहे आयन रहे चाहे न्यूट्रल एटम रहे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सिंपल सा फार्मूला आप जानते हो, Rn इजकल टू क्या फार्मूला पढ़े? ऊपर लिखा हुआ भी है, n²/z। अब वैल्यू पुट कर लो। एक काम करो, हमको कौन सा रेडियस निकालना है? सेकेंड ऑर्बिट का। आयन की जगह क्या लिखोगे? 2। R2 इजकल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 0.529 इंटू n²। n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर। जेड का वैल्यू क्या है बाबू? 2, तो 2 लिख दीजिए। अब बताइए तो वैल्यू कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 कट गया 2, इसको 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 118। अच्छा हाँ कर रहे हैं 1.058 एंगस्ट्रॉम। बोलो इसमें कोई दिक्कत? इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना वैल्यू आया सबका? बन गया? नए लोग का भी बन गया ना? ठीक। तो एक और क्वेश्चन छोटा सा देखिए फिर आगे चलते हैं। लिखिए नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। निकालिए तो। इसका आंसर मत बताइएगा, हम देख लेंगे कॉपी सबका। मिला लीजिए आंसर। रेडियस कितना है? ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड। अब बताइए इसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो ना? 3। तो अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करते हैं। R3 इजकल टू वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटू n के जगह क्या पुट करोगे? 3 का स्क्वायर, क्योंकि ऑर्बिट कौन सा है? 3, और डिवाइड बाय 3। अच्छा डायरेक्ट काट दे 3 को ऐसे, तो 3 इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1.587 ऐसा कुछ आ रहा है सबका। यूनिट क्या लिखिएगा? A0। ये हो गया आंसर। आया सबका ये? तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप आएगा, आप बोल सकते हो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए इससे ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, इसकी फार्मूला से हम आपको ऑब्जेक्टिव निकालना सिखाते हैं। देखिए बड़ा आसान सा ऑब्जेक्टिव है। Rn इजकल टू क्या पढ़े हो? 0.529। अब दोबारा मत लिखना, इंटू n²/z। ये फार्मूला है कि नहीं है? अब एक बात बताइए, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट हटाते हैं तो कौन सा साइन आता है? प्रोपोर्शनल साइन आता है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? ये प्रोपोर्शनल साइन आएगा। कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल साइन, ये तो जानते ही हो। अब एक बात बताओ, r का वैल्यू अगर बढ़ा, इसको ऐसे लिख सकते हो, r का वैल्यू अगर बढ़ेगा, नहीं रेडियस का, ये ऑर्बिट का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? आपको क्या लगता है, बढ़ेगा कि घटेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बढ़ेगा। इसका मतलब मैं नोट में यहाँ लिखवा देता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट जो कि n से रिप्रेजेंट करता है वो इंक्रीज होगा तो रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या ये बात समझ में आया? ये तो बहुत सिंपल सा बात है जी, जो एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और ये बहुत सिंपल सा बात इसलिए है क्योंकि मान लो देखो सेंटर का रेडियस है,
ये आपका सेंटर है एटम का, और उसके बाद आपने ऑर्बिट बनाया 1 2 3 ऐसे। तो बताओ, हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, तो रेडियस क्या लग रहा है आपको, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मान लो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3। सबसे बड़ा रेडियस किसका? 4 लिखेंगे तो 4 का भी बड़ा होगा। यानी तुम देखो, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये बात? तो इसको नीचे लैंग्वेज में भी लिख देंगे, जो हमने शॉर्ट में लिखा है इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिए। लिखिए रेडियस विल बी, ये ऐसे ऊपर की ओर जो साइन दे रहे हैं मतलब इसका क्या है? इंक्रीज, बढ़ना, और नीचे देंगे तो घटना। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज, विल बी इंक्रीज कब जी? इंक्रीज इज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो विथ किसके बढ़ने के साथ? विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। लिख लीजिए यहां तक, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा तो उसका रेडियस ऑफ कोर्स बड़ा होगा। ये तो सिंपल सी बात है। सर्कल और बड़े बन जाएंगे तो और बड़ा रेडियस। किसी को कोई दिक्कत इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में? जो यहाँ मार्क कर लेना कि इस पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब सेकंड टाइप हम बात करेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल जो सिंपल है उससे एक लेवल और उसको टफ करने के लिए कैसे पूछेगा। तो आइए उस पर बात करते हैं। अब देखिए, दो रेडियस है R1 एंड R2 और उसको आपको कंपेयर करना है। तो आप रेडियस का तो फॉर्मूला जानवे करते हो, n के जगह क्या लिखोगे? R1 लिख दिए। तो बताइए R1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? N1 और Z भी 1। बोलो इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि फर्स्ट आइटम की बात कर रहे हैं। इसमें स्क्वायर लगा हुआ तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। क्या इसी तरह से एंड R2 लिख सकते हो? चलो खुद से लिखो R2 एंड R2 इजकल टू क्या लिखेंगे? बोलो बोलो क्या लिखेंगे? N2 का स्क्वायर बाई Z2। क्या ये लिखने में दिक्कत? फार्मूला रट्टा नहीं है, निकालना हम 2 मिनट में, मतलब वहीं निकाल लोगे 10 सेकंड 15 सेकंड में। ठीक है, आप बोलो R1 R2 ही ना पूछ रहा है तुमसे, तब बोलो R1 के जगह क्या लिखोगे? ये रहा R1 का वैल्यू, N1 का स्क्वायर बाई Z1 डिवाइडेड बाई R1 बाई R2 ये है, डिवाइडेड बाई क्या? N2 का स्क्वायर बाई Z2। आई तो पढ़े होगे कि ये वाला तो वैल्यू ऐसा ही रहेगा, N1 का स्क्वायर बाई Z1, लेकिन ये वैल्यू क्या होता है? Z2 ऊपर जाएगा तो Z2 बाई क्या आ जाएगा? N2 का स्क्वायर। एक काम करो, N1 N2 को एक साथ कर दो। N1 यहाँ दिख रहा है, N2 यहाँ दिख रहा है, तो N1 बाई N2 इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत? आप बताइए ऊपर क्या है? दूसरा टर्म है Z2 बाई Z1। यही ना फॉर्मूला आ गया जी, R1 बाई R2 का। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये आप लिख लो R1 बाई R2 का ये फॉर्मूला। देखो ये सेकंड फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कैसे निकालिएगा? डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक बात बताओ, हमको पता है 2 आइटम देगा R1 R2, तो यही ना लिखेंगे 2 R होगा कि नहीं होगा? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर 2 आइटम की बात की है तो ऑर्बिट भी कितने होंगे? 2। एटॉमिक नंबर भी 2 आइटम का 2 अलग अलग होगा। अरे भाई तो यही ना Z और Z के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। हमको खाली यही ना डिसाइड करना कहाँ 1 कहाँ 2। तो मान लो R1 R2 हमको निकालना है, ठीक? तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन चल रहा है? देखो तो R के जैसा है N वैसा ही है। तो बताओ यहाँ 1 लिए तो यहाँ भी क्या आएगा? आएगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी इसके सामने 2। चूंकि ये क्या है? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, एटॉमिक नंबर के ये क्या चल रहा है? उल्टा, इनवर्स जिसको बोलते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R1 यहाँ है, तो बताओ इसमें Z1 के कौन सा होगा? ये नीचे वाला, ठीक। उल्टा ये 2 है, रे लड़की देखो उंगली यहाँ देखो, R2 है तो ये क्या आएगा? Z2। बात समझ में आया? ये फार्मूला बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो क्या ये फार्मूला खुद से नहीं लिख सकते हो? इसमें क्या कुछ रटने की जरूरत है? नहीं, सिंपल सी बात है। हम जानते हैं R N के डायरेक्टली पो, इधर 1 इधर 1 इधर 2 इधर 2, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, ठीक। इधर 1 तो इसका अपोजिट में 1,
इधर 2, इसका अपोजिट 1, या उल्टा लिख लो, इधर 1 है तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 है तो 1 लिख लो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। क्या ये फॉर्मूला याद हुआ? क्या इसको याद करने की आवश्यकता है? डायरेक्ट निकाल लोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट का। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, लिख लीजिए फॉर्मूला। सवाल देखिए, हिंट क्या है कि जैसे ही पढ़िएगा आप क्वेश्चन तो आपको दिखेगा, अरे एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और दूसरा कौन है, एक तो हो गया हाइड्रोजन एटम और दूसरा हीलियम। अब बोलो एक से ज़्यादा एटम है कि नहीं? तो फार्मूला क्या RN वाला लगाएंगे? नहीं ना, क्योंकि इसमें तो एक ही ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। ठीक है, अब वो लिखने की जरूरत नहीं, बता रहे हैं। तो इसका मतलब 2 हैं तो हम दोनों में एक को फर्स्ट मान ले, को सेकंड। तो आप एक काम करो, पहला एटम आपको दिखा, कौन एटम है, हाइड्रोजन एटम, और दूसरा का एटम कौन है, हीलियम, हीलियम आयन में है, मतलब ठीक है। अब इसको आप फर्स्ट माने हो, इसको सेकंड। इसमें 3 ही वैल्यू है, देखो तो ध्यान से, R N Z, यही 3 है ना, तो ये तीनों को लिख लो। इसके लिए R, इसके लिए भी R लिख लेंगे, इसको 1, इसको 2। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे, N निकालना होगा, Z निकालना होगा, ऐसे लिख लीजिएगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बताइए R1 का वैल्यू क्या है, N1 का वैल्यू क्या है, Z1 का वैल्यू क्या है। इसको 2 माने हैं तो इसको N2 और Z2। देखो 2 वैल्यू, एक वैल्यू तो आपको पता ही रहता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं पता है जी, कितना? सबसे पहले वही लिख लो जो पता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर लो, हीलियम है कि लिथियम है जी, हीलियम है, तो हीलियम का कितना होता है, 2। बोलो 2 चीज तो पता ही था। आइए आगे निकालते हैं। रेडियस, कौन सा ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन का, सेकंड, तो यहाँ सेकंड लिख दो। अच्छा हीलियम का कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड, तो यहाँ थर्ड लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा R1 R2 तो निकालना आसान है जी। देखो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, बोला है कि नहीं, कितना है, R0, ये R0 लिख दो। तो R2 का वैल्यू, देन फाइंड, निकालना है किसका रेडियस, हीलियम का। हीलियम का रेडियस को क्या माने हो, R2, तो R2 का रेडियस निकालना है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? बालक तुमको, मेरे फेस से लग रहा नहीं समझी तुम, क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। नहीं दिक्कत है? ठीक, झूठ नहीं बोलना, अगर सच में दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, एक चीज़ और समझो कि अगर टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि आप सब सच बात बताइएगा तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, एक ही इंसान है क्लास में जो तुम्हारी गलती पे ना तो हंसेगा और तुम्हारी मदद करके उसको दूर भी करेगा। वो कौन है? मैं ही हूँ। बाकी सब हो सकता है आस पड़ोस वाला आपका हंस दे, तो आप हम ही से नहीं बताइएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए इसमें, ये लिखने में नहीं ना, 2 एटम है, दोनों लिख लीजिए, और R1 R2 R3 Z1 वैल्यू लिख लीजिए, फिर कभी गलत नहीं होगा। अब तो फार्मूला पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। R1 बाई R2 क्या लिखोगे, N1 बाई N2 का स्क्वायर। जैसा ये रहता है वैसा लिखते हैं। और Z को क्या लिखेंगे, उल्टा। उल्टा मतलब इसका 2, यहाँ 1 है तो 2 और यहाँ 1। बोलो कोई दिक्कत? चलो वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ। देखिए यहाँ पे R1 का वैल्यू हमको पता है कितना, R0, और R2 तो हमको निकालना है, रहने दो। N1 का वैल्यू भी पता है ना, देखो 2, N2 का वैल्यू 3, इसका क्या करें, स्क्वायर। अच्छा Z2 का वैल्यू पता है 2 और Z1 1। सॉल्व कीजिए, बस आ जाएगा आंसर। R0 बाई R2, इधर क्या आ जाएगा 4 बाई 9, इधर 2 बाई 1। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 बाई 9, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा वैल्यू किसका निकालना है, R2 का ना, ठीक। तो अच्छा मैं थोड़ा सा इसको एक बार और लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन आए। 8 बाई 9। अब एक बात बताओ, R2 को निकालना है, इसको इधर ले आओ। R2 को किधर ले आओगे, इस तरफ, तो इस तरफ R2 लिख दिए, और 9 कहाँ जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, तो 9 R0, और 8 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ले भाई एक एक करके लिख देते ना तो फिर कंफ्यूज होगा। देखिए यहाँ पे 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 9 R0 इक्वल टू 8 R2, और 8 इससे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 बाई 8 R0। और ऑप्शन में ये दिया रहेगा, उसको आंसर कर देना। बोलो कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू 9 बाई 8 R0। बोलो कोई दिक्कत? कितने लोग का सही हुआ जी?
ईमानदारी से हाथ उठाना। ठीक, चलो। अच्छा, इतना तो पता है कि पहला एटम कौन है? हाइड्रोजन। और दूसरा एटम कौन है? हाइड्रोजन। कैसे पता चला? एंड मतलब क्या होता है? शब्द को जोड़ते हैं। जैसे हम बोल दिए कि राम के पास एक साइकिल है, एक साइकिल है और एंड कर दिए, और एक बाइक भी है, तो हम पूछेंगे बाइक किसके पास है जी? तो लोग क्या कहोगे? हमको नहीं पता किसके पास है, उसके पास तो साइकिल था। अरे और मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो राम के पास साइकिल भी है और बाइक भी है, यानी दूसरा आइटम कौन है? हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे दोनों एटम कौन है? देखिए पिछले और इस क्वेश्चन में कंपेयर कीजिए आप। पिछला क्वेश्चन मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि पिछला क्वेश्चन भी आ जाए इसमें। हाँ देखिए, यहां पे मैंने एंड नहीं यूज किया है, तब देन हीलियम एटम के लिए क्या होगा? दूसरा एटम बोला ना, बट इसमें क्या वर्ड यूज किया? एंड। एंड मतलब वही उसी का। देखो क्वेश्चन समझिए, हाइड्रोजन एटम का पहले बार में कौन सा ऑर्बिट के बात किया? कौन सा ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट। और दूसरे बार में कौन सा ऑर्बिट? फोर्थ ऑर्बिट। इन दोनों में बोला रिलेशन निकालो, थर्ड में और फोर्थ में। अब बताओ, थर्ड ऑर्बिट को R3 नहीं लिख सकते हो आप, फोर्थ ऑर्बिट को R4। कोई दिक्कत? क्वेश्चन छोटा नहीं ना है, क्योंकि पहले लिख चुके हो, कॉपी में लिखा हुआ है सबके। अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो तो डायग्राम से समझे, अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है। तो अब आप देखिए, हम जान रहे हैं कि दोनों एटम कौन है? हाइड्रोजन ही हैं। तो आप दोनों एटम हाइड्रोजन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको क्या मानोगे? R1 और इसको R2। कोई दिक्कत? इधर N है तो N1 और Z है तो Z1, N2 और Z2। ये लिखने में कोई दिक्कत? सबको 1 सबको 2। अब बताइए R1 का वैल्यू लोग का दिया है जी? R3 दिया है। किसी को दिक्कत है इसमें? R1 का वैल्यू क्या था? R3। बात समझ में आया? ठीक, आइए ऑर्बिट की बात करते हैं। कौन सा ऑर्बिट? थर्ड। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जी, थर्ड ऑर्बिट। एटॉमिक नंबर तो तुमको हाइड्रोजन का पता है 1। आइए एटॉमिक नंबर दूसरा हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा? 1। अच्छा N2 कितना है? कौन सा ऑर्बिट? फोर्थ ऑर्बिट। तब 4 लिखे हैं। R2 का वैल्यू क्या लिख दोगे? R4। बोलो किसी को दिक्कत कि R2 का वैल्यू हम R4 क्यों लिखे? क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो गिवन डाटा है। क्या ये गिवन डाटा लिखने में जब भी क्वेश्चन बनाना है सबसे पहले क्या लिखना है? केमिस्ट्री में इतना लिख दिए, क्वेश्चन बन गया, बस खाली फार्मूला में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना होता है। आ रहा है बात समझ में? तो फार्मूला भी तुमको रटना नहीं है। देखिए R1 R2 लिखना है तो हमको पता है कि R N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इधर 1 है तो इधर भी N1 और इधर भी N2। इसका स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा Z 2 गो होगा और Z कैसा होगा? इन्वर्सली। इन्वर्सली मतलब इधर 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1। फार्मूला लिखने में कोई दिक्कत? क्या याद करना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, सब मत कीजिएगा, वो तो 2-4 बार लिखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन करते करते। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। R1 के जगह क्या लिखे? ईमानदारी से बताओ। R3 लिखे, इसमें कोई को तकलीफ? R2 के जगह क्या लिखे? R4। आइए R4 लिख देते हैं। अब बताइए इसके जगह क्या लिखे जी? N1 के जगह 3, N2 के जगह इसका क्या करें? आज Z2 कितना है? ये भी 1। ये तो 1 हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए R3/R4 ये क्या आ गया? 9/16। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? सब वैल्यू में किसके इक्वेट कर रहा है? R4 के जगह ना। देखो तो हम एक काम करो, R4 को इधर ले आओ, R4 को इधर। तो बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 इधर जाएगा तो आप लिख सकते हो 16R3 = 9R4 लिख सकते हैं। अच्छा R4 = क्या लिखिएगा? 9 कहाँ जाएगा? डिवाइड में ना जी, तो क्या आ जाएगा? 16/9 R3 आएगा। ये कौन सा ऑप्शन से मैच किया? बी ऑप्शन से। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत?
क्या टफ है सवाल जेई के? नहीं ना, तो अगला सवाल फिर से बनाओ जेई का, और क्या। सुनिए, गिवन डाटा तो सब लोग लिख लिए होंगे ना, क्योंकि पहला आइटम कौन है? पहला आइटम कौन है जी? हाइड्रोजन। पहला कौन है? हाइड्रोजन। तो पहले हमने हाइड्रोजन आइटम लिखा, और दूसरा कौन है? ये देखो लिखा हुआ तो है हीलियम, हीलियम आयन है। चलो अच्छा, इसका क्या लेंगे? R1, इसका R2। हम ऐसा मान सकते हैं, पहले वाले को 1 दूसरा वाले 2, तो इसका N1 और इसका Z1। अच्छा Z तो तुमको पता है, तो वही लिखना लो। हाइड्रोजन का कितना? 1, और इसका Z2 2, और N2 आइए पढ़ते हैं। रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का कितना था? 0.6 A0। इसका हमको निकालना है। इसका ऑर्बिट कौन सा है? देखो, हाइड्रोजन एटम कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। और हीलियम एटम कौन सा ऑर्बिट? ये गिवन डाटा ईमानदारी से बताओ कितने लोग लिखे हो? इतना जो लिखे, ये तो सब लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब फार्मूला लिखने में तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि R1 R2 का फार्मूला आप जान ही गए हो, N1/N2 बराबर चलता है स्क्वायर, Z उल्टा Z2/Z1। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? आप केवल वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ बताइए, कितना वैल्यू आएगा? R1 के जगह क्या पुट करोगे? 0.6 A0 रहेगा। नहीं, A0 बाद में लगा लेना, यूनिट को भी छोड़ दो। चलो R2 रहने दो। N1 कितना है? 1 N2 3, इसका स्क्वायर है ना जी। इधर ये कितना है? Z2 2 और 1। बताओ इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? इधर 2/1 ये आएगा। ठीक है, इधर क्या आ गया? 0.8। बताओ कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? Z इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 डिवाइड होगा। चलो एक कर लो, 0.6 इंटू 9 इक्वल टू 2R2। भाई R2 इधर आ गया ना, कोई दिक्कत? ये 2 से इससे कट जाएगा, कितना आएगा? 0.3। तो R2 कितना हो जाएगा बोलो तो? 0.3 मल्टीप्लाई 9 तो 27 आएगा। ठीक है, पहले 27, एक डिजिट बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यूनिट क्या लिखे? A0, क्योंकि पहले से यूनिट क्या है? A0, तो A0 लिखेंगे। तो मेरा R2 का वैल्यू 2.7 A0 आया। ये कितने बच्चों का आया है? बोलिए। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन में, लेकिन ये तो एंगस्ट्रॉम में आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में किससे पूछा है? पिकोमीटर। पिकोमीटर में जानते हो एक पिकोमीटर कितना होता है? 12 इतना मीटर। तब पिको में बदलने के लिए उसको क्या करेंगे? 10⁻⁻12 करना पड़ेगा। लेकिन अभी कितना है माइनस में, बताइए तो? अभी 10⁻⁻10 है ना जी। अभी कितना हम निकालें? A0 का वैल्यू कितना होता है ये पता है ना? A0 का वैल्यू लिखवाया था 10⁻⁻10 मीटर। तो भाई 10 मीटर, इतना मीटर है। हमको पिको में ले जाने के लिए इसमें 2 डेसिमल और घटाने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे बोलो? इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, कितना आ जाएगा? 270 इंटू 10⁻12। अच्छा ये बताया था कि नहीं कि राइट साइड शिफ्ट करोगे? बताया था RS, राइट साइड जब भी शिफ्ट करते हैं डेसिमल घटता है। तो दो डिजिट शिफ्ट किए तो कितना घटेगा? 2। तो 10 में और 2 घटाइए, 12 हो जाएगा घट के, तो 12 हो गया मीटर। इसमें कोई दिक्कत? जब भी हम राइट शिफ्ट करेंगे वैल्यू घटेगी। तो घट गया। अब बताओ यहाँ पे इसके जगह तुम क्या लिख सकते हो? पिको लिख सकते हो। ये मीटर है तो मीटर लिख लो। तो कितना आ गया? 270 यानी 270। तो यहाँ पे आंसर क्या फिल कीजिएगा? एग्जाम में जो आपका पूछा गया था वो ये था। तो क्या आंसर फिल करोगे? 270। ठीक है जी, 270। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, देखिए देखिए एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी राइट शिफ्ट करेंगे किसको? डेसिमल को,
तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और जितना शिफ्ट करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट। अब आइए, जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ शिफ्ट कर दिए तो 2 और घट गया तो 12 आ गया, ठीक। उसी तरह से इस पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, देखो ना यहाँ दिख रहा है, तो कितने डिजिट शिफ्ट किए हो, 2। तो बताओ 10 का जो भी पावर पहले रहा है उसमें कितना घटाएंगे। जब भी राइट शिफ्ट करते हैं घटाते हैं तो -2 कर दें तो कितना फाइनल वैल्यू आएगा, 823.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना बालक, 3। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, 10 टू दी पावर 3, क्या इस तरह से लिख लोगे, ठीक। तो कंपटीशन में ना आजकल ये सब बहुत कन्वर्जन पूछता है, तो थोड़ा आप लोग घर पे इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से 2-4 वैल्यू लिख के सोचिए और लिखिए, और इस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी तुमको कन्वर्जन आएगा। बोलो बात समझ में आता है, इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे। तो देखिए एक जेई के बाद नीट का क्वेश्चन करते हैं, 2022 में आपको असाइनमेंट मिला है ना, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, नहीं मिला है चाहे मिला हो, लिखिए, क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, है ना। बनाते हैं। पहला आयन कौन है, हीलियम, दूसरा लिथियम। आप पहले को 1 मानो और दूसरे को 2, तो भाई यहाँ 1 1 लिख दो, ये एटॉमिक नंबर तो पता रहता ही है। हीलियम का कितना 2, लिथियम का कितना 3। अब बताइए ऑर्बिट तो साफ साफ सामने दिखेगा जी, कितना ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, और रेडियस का वैल्यू कितना है 1058। यूनिट पिकोमीटर है, रहने दीजिए, लास्ट में लिख लीजिएगा। R2 आपको निकालना है, N2 का वैल्यू कितना है 3। बोलो कोई दिक्कत, फार्मूला नहीं जानते हो R1 R2, क्या फार्मूला होता है, N1 बाई N2 का स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1 का। आप बताइए R1 का वैल्यू कितना 10 बाई R2, इधर लिखिए। N2 कितना N1 N2 2, ये 3, इसका स्क्वायर, और Z2 कितना Z2 3 बाई 2, ठीक है। आप इसको लिख लो एक बार और, ये 4/9 आएगा और 3/2 आएगा, यहीं पे वैल्यू कट रहा है तो काट दीजिए। ये कट गया, इससे कितने बार में, ये इससे कितने बार में कटेगा 2/3 आ रहा है, किसी को दिक्कत। इधर क्या आ रहा है 105.8 बाई R2। अब आप इधर यहाँ लिखिए, मैं फिर से लिख देता हूँ, 105.8 बाई R2 इजकल टू 2/3 आ रहा है, 3 इधर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अभी आप थोड़ा सा और रुको, इधर क्या हो जाएगा 2R2, आपको R2 का ना वैल्यू निकालना है। आप एक काम करो, R2 इजकल टू 105.8 इंटू 3/2 कर देंगे, पूरे में है 3/2 का वैल्यू कितना होगा 1.5 होगा, इतना मेरा R2 आया। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, 1.5 यूनिट क्या होगा इसका, जल्दी बोलो। हाँ कहेगी वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया, लेकिन पिकोमीटर क्यों लेंगे, कहेगी शुरू से दिया हुआ है कि भाई वैल्यू क्या है पिकोमीटर में है, तो पिकोमीटर में है तो हम पिकोमीटर ही आंसर लिखेंगे। अब सुनिए, क्या इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तो 15-15 लाख बच्चों को चेंज करना है, आ रहा है समझ में। ऐसा नहीं कि बाहर गाड़ी लगा हुआ PMCH ले जा रहा है सबको, ऐसा नहीं है, बस लगी रहेगी आपके लिए। हाँ पेशेंट के तौर पे जा सकते हो, लेकिन एज ए डॉक्टर जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और देखिए थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ नहीं था, क्यों नहीं था सुनिए। अच्छा हम आपसे पूछे 105 गुना 1 कर दें, चलो 8 को भी हटा दो, हटाओ, इसे कोई ज़रूरत हटाइए। इससे मल्टीप्लाई 1 करें तो कम से कम इतना तो कहोगे कि 105 आएगा, और इससे तो 1.5 ज़्यादा है ना जी, तो इससे वैल्यू बड़ी आएगी या छोटी, बड़ी आएगी। A0 तो पहले से गलत है, गलत है ना। अच्छा आइए पहली वैल्यू को देखिए, 15 संभव है, अरे हम 1 से गुना करेंगे तो 105 आएगा, ये 15 कहाँ से आ जाएगा, ये तो 105 से बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि 105 में कितना गुना कर रहे हैं 1.5। ये सब कैलकुलेशन स्पीड आपका बढ़ाएगा, सोचने का क्षमता बढ़ाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो 1.5 डेढ़ होगा जी, ये भी संभव नहीं है। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, आंसर मिल गया। ये 105 से बड़ी वैल्यू एक ही तो जगह दिख रहा है 158, और आप
घर जाके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या कर भी चुके हो आप लोग। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इतना। तो मात्र एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। तो एग्जाम में हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करें ये जरूरी नहीं होता है, खास करके नीट के एग्जाम में, क्योंकि नीट के एग्जाम में समय कम होता है। जेई में तो फिर भी टाइम होता है, 2.5 मिनट रहता है करीब एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम रहता है, मात्र 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर आप ऐसे भी एग्जाम से बाहर हैं। बना लो तो कोई बड़ी बात नहीं, आ रहा बात समझ में, क्योंकि सब बनाओगे तब ये कंप्लीट कर पाओगे, ऐसे नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए रिकैप कर लेते हैं आज के हम लोग क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं। हमने पहला पढ़ा कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या निकाल रहे थे, और उसके लिए बोर्ड्स ने पहले ही फॉर्मूला बता दिया है। आर एन इक्वल टू क्या बताया उन्होंने, एन स्क्वायर बाई जेड, जहां पे एन क्या है, हाँ, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। और रेडियस के बढ़ने से या ऑर्बिट के बढ़ने से, और भाई ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस से बढ़ जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, पहला दूसरा बढ़ गया कि नहीं। तो ऑर्बिट के बढ़ने से भी रेडियस बढ़ता है। आइए मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके हम लोग देख लिए। तो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल इस पे आएंगे, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप आज भी बताएं, सेकंड टाइप कौन, बोलो। जब नहीं, पहले ही वो ऐसा बोलो कि जब दो आयन को कंपेयर करना हो, जब दो एटम को कंपेयर कर। अब भाई उसका दो गो है तो 1 2 तो रखोगे नाम, ठीक। तो अब इसका फार्मूला लिखना, याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, भूल भी जाओगे। लेकिन अगर समझ लियो, पैटर्न समझ लियो, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पैटर्न क्या था, अरे भाई 2 गो एन लिखेंगे, 2 गो जेड, हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये डायरेक्टली किसके है, ई जैसा वैसा ही है, तो ये 1 2 कर दो। ई जैसा है उसका उल्टा, तो उल्टा क्या लिख देंगे, 1 यहाँ 2 यहाँ। बोलो कोई दिक्कत, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। यही सेकंड टाइप का फॉर्मूला पढ़े थे। एग्जाम में ज़्यादा कंपटीशन से क्वेश्चन जो आएगा वो चांस किस पे होता है, इस पे। बोर्ड पे ये सब लेवल का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। बोलो कोई दिक्कत। तो पहला चीज हमने क्या पढ़ा बोर्ड्स मॉडल में, कि सेंटर होगा और सेंटर के अराउंड कौन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। अभी जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस निकाले। कल हम लोग सीखेंगे कि ये घूम रहा है तो वेलोसिटी होगी, तो इसका वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। अब कोई चीज घूमता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी। तो थर्ड हम उसमें क्या निकालेंगे, एनर्जी। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया रेडियस, कल हम लोग वेलोसिटी और एनर्जी निकालेंगे, किसका, ऑर्बिट का। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक है। तो जितने लोग को, तो ठीक है आज यहीं तक रहने देते हैं।